और आज की इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 साइंस के 50 से ज़्यादा, मतलब अगर जो मैं टॉपिक तुमको बताने वाला हूँ ये 50 से ज़्यादा टॉपिक होंगे, है ना। लेकिन अगर तुमने ये जो 50 से ज़्यादा टॉपिक हैं, पेपर से पहले अगर तुमने इनको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो इससे बाहर तुम्हारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। जितनी भी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स तुम्हारे पेपर में आते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पेपर में पूछी जाती हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको इन 50 टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। आपके साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है, मतलब तीनों भागों को, यानी तीनों पार्ट को अगर मैं मिला लेता हूं तो इन तीनों पार्ट से मैंने आपके लिए 50 से ज़्यादा टॉपिक ढूंढे हैं। केवल यही टॉपिक तुमको बस फोकस करके पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है पेपर से पहले। एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इन एक एक टॉपिक की आपको बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आपका है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इससे हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप 2026 का पेपर उठा लो, 2025 का उठा लो, 2024 का उठा लो, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। इसके बाद दूसरा है संक्षारण एवं विकृत गंधिता। ये आप अपने में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये, 2 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आपके पूछा जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाती है क्लोचार प्रक्रिया। क्लोचार प्रक्रिया क्या होती है भाई? क्लोचार प्रक्रिया में क्या होता है कि हम लोग NaCl के विलयन को, सोडियम क्लोराइड के विलयन को जब हम लोग किसी बीकर में डालते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब किसी बीकर में डाल करके उसमें जब हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो हमें प्राप्त में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्राप्त होता है। तो वही जो प्रक्रिया होती है NaOH को बनने की ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोचार प्रक्रिया। इसके बाद देखिए चौथा टॉपिक हम लोगों का है धावन सोडा की निर्माण विधि। धावन सोडा की निर्माण विधि, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ बस तुमको इतने ही फोकस करने हैं, ठीक है। खाने का सोडा बनाने की विधि यानी खाने का सोडा की निर्माण विधि, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। इनसे आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आता है मतलब लॉन्ग टॉपिक में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद 6 नंबर टॉपिक है कि विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं भाई? जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर का को काट लेना, यहाँ पर ऑफ कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिए सब लोग, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग POP बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये आपका चौथे चैप्टर से है, यानी कि तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सॉरी अभी तो हमारा तीसरा चैप्टर ही चल रहा है, तत्वों का धातु एवं अधातु, ठीक है। धातु एवं अधातु चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। धातु और अधातु का क्वेश्चन है भाई कि सक्रियता श्रेणी पर आधारित अभिक्रियाएं। आप सभी मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु में पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी के बारे में, नहीं पढ़ा है ज़रूर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सक्रियता श्रेणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। अब बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ होती हैं जैसे कि निस्तापन हो गई, भर्जन हो गई, प्रगलन हो गई, गालक हो गई, धातुमल हो गई। तो ये सभी टिप्पणी आपसे बोर्ड में सीधा पेपर में एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। जैसे बताइएगा निस्तापन क्या होता है, बताइएगा भर्जन क्या होता है भाई, बताइएगा प्रगलन की डेफिनीशन क्या होती है, बताइए गालक की डेफिनीशन क्या होती है, बताइए धातुमल की डेफिनीशन क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेहद अच्छे तरीके से समझनी है और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और अभी तक आपने अपने हितेश भैया को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट आपके लिए बेहतर कंटेंट, जिससे कि आप इजीली आसानी से पढ़ के 95 तक पहुंच सकते हैं पेपर में, एवरी सब्जेक्ट में आपको यहाँ देखने को मिलता रहेगा।
इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करेंगे। हाइड्रोकार्बन संतृप्त एवं असंतृप्त, संतृप्त एवं असंतृप्त यहाँ कर लीजिए, है ना। दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई, एक तो होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल में चीजें पता चलेंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई आगे के अपने टॉपिक्स की, तो सबसे यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा है 11 नंबर, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। अभी आपने देखी थी और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, मतलब अभी मैंने जस्ट इसके पहले कुछ टिप्पणी आपको कराई थी, तो आप कहेंगे भैया जी आपने तो टिप्पणी करवा दी थी, पर ये कौन सी टिप्पणी है भाई? तो वो दूसरे चैप्टर की टिप्पणी थी और ये आपके दूसरे चैप्टर की टिप्पणियाँ हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपकी जो केमिस्ट्री है इसमें 1 से 2 चैप्टर में अलग अलग तरीके से टिप्पणी हैं, तो यहाँ पर जितनी भी टिप्पणी हम लोग डिस्कस करेंगे ना अलग अलग तरीके से, वो अलग अलग चैप्टर की होने वाली हैं। ये टिप्पणियाँ आपकी चैप्टर नंबर 4 आप लोग देखना, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक, उस चैप्टर की ये सारी टिप्पणियाँ आपकी हैं। ठीक है, समावयवता, सजातीय श्रेणी, दहन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, साबुनीकरण और एसिटीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है भाई, एकदम फिक्स है 100%, ये पेपर में आपके जरूर आएंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी टॉपिक नंबर 12 की, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की निर्माण विधि। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की निर्माण विधि, ये देखो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, ये लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन कह लो या लॉन्ग टॉपिक कह लो। पेपर में इस टॉपिक से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर में बनता है भाई? 4 नंबर में क्वेश्चन या तो 6 नंबर में क्वेश्चन पेपर में बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे लॉन्ग टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो यहाँ से बनता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की निर्माण विधि। जितने टॉपिक हैं क्लिस्टर क्लियर हैं, मतलब जितने टॉपिक हैं भाई क्लिस्टर है, क्रिस्टल है, मतलब जितने भी टॉपिक हैं आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मतलब जितने भी टॉपिक आपके हैं सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इससे बाहर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए ऐसा हो। आगे नोट करिएगा, साबुन एवं साबुनीकरण, मतलब साबुन और साबुनीकरण का मतलब होता है साबुन क्या होता है और साबुनीकरण का मतलब होता है भाई कि जो साबुन होता है सबसे पहले वो क्या होता है। अब साबुन से एक अभिक्रिया बनती है साबुनीकरण, तो उस अभिक्रिया के बारे में भी बताना है, इसे नोट कर लीजिए। साबुन की जो एक स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है भाई उसको भी आपको नोट करना है और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग। तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर हमने 15 टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए, ये सारे के सारे आपके केमिस्ट्री के टॉपिक थे, ऐसे टॉपिक थे अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो केमिस्ट्री में इनसे बाहर आपके पेपर में चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब इससे के अंदर से ही आएगा जो क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया भाई अपना जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के सेक्शन को। बायोलॉजी के सेक्शन में मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई, आप सभी लोगों को जितने भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने मैं दिखाने वाला हूँ, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, उनमें आपको डायग्राम जहाँ जहाँ पर मैं डायग्राम की बात करता हूँ वहाँ पर आपको डायग्राम हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लेना, वरना नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है पोषण। अब देखो पोषण में आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला टॉपिक है पाचन तंत्र, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र से कोई डायग्राम नहीं आता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद है आपका मानव हृदय। मानव हृदय भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है, इससे आपके पेपर में मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है ना बच्चे, मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है उससे आपके पेपर में भाई क्वेश्चन आता है। मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आपके पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन से आपके पेपर में डायग्राम, ठीक है, डायग्राम की आप लोग मीनिंग कमेंट करिएगा क्या होगा। सभी स्टूडेंट डायग्राम की मीनिंग ये होगी या फिर ये होगी, बताइए। तो पौधों में परिवहन
दो तरीके से होता है भाई, ये दो तरीके से होता है। आपको दो डायग्राम भी यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तो भैया इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। आगे है 21 नंबर टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण आप सभी ने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? सभी ने सुनी होगी। क्लोरोफिल की रिप्रेजेंट उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व यानी ले करके ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से नोट करिए। बायो के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद मैं आपको और टॉपिक दिखाता हूँ। चलिए आगे नोट करिए। आगे 22 नंबर, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या होता है भाई? तो मेरुरज्जु हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। मस्तिष्क का एक हिस्सा कह लो या फिर भाग कह लो, हिस्सा होता है। तो इसका डायग्राम आपके पेपर में भाई जरूर आता है, जरूर इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हो? पौधों में जनन, कायिक जनन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट बस करते चलिएगा। परागण और परागकण, परागण व परागकण, निषेचन, परिवार नियोजन, जंतुओं में जनन की विधियाँ। जंतुओं में जनन की दो विधियाँ होती हैं भाई, दो विधियाँ होती, स्थायी विधि और अस्थायी विधि। दोनों विधियों के बारे में आपको जंतुओं में जनन कैसे होता है आपको पढ़ना है। यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे, टॉपिक्स आपने बायो के देखे, इसके बाद आप जो टॉपिक देखोगे ना वो आपके लास्ट चैप्टर के, बायो के लास्ट चैप्टर के टॉपिक हैं अनुवांशिकता के। अनुवांशिकता के जनक कौन थे भाई? मेंडल। कौन थे भाई? मेंडल। तो यहाँ से आपके लास्ट चैप्टर अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं। बायो का लास्ट चैप्टर है अनुवांशिकता, और उसके सारे टॉपिक यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हो? इसके जनक कौन हैं? मेंडल के प्रयोगों के बारे में आपको बताना है। मेंडल के अनुवांशिकता नियम 3 तरीके के मेंडल जी ने नियम दिए थे। मेंडल जी ने 3 तरीके के टोटल नियम दिए थे। उन तीनों ही नियमों के बारे में आपको बताना है। चौथा टॉपिक 34 नंबर टॉपिक है कि मेंडल के अनुवांशिकता नियम तो हो ही चुका। 35 नंबर टॉपिक है जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, कि भैया जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और इसके बीच में आपके पेपर में अंतर पूछा जाता है, तो उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने डिस्कस किए 36 तक। आगे और भी टॉपिक हैं, आपको सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट करना है भाई, और इनको पेपर से पहले आपको तैयार ज़रूर करना है। तो यहाँ तक हमने जितने भी टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए वो सारे टॉपिक आपके केमिस्ट्री के थे, और सारे टॉपिक्स आपके थे भाई साहब बायोलॉजी के। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस की अभी तक केमिस्ट्री की थी और बायोलॉजी की थी। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स आपके फिजिक्स के होने वाले हैं। किसके होने वाले हैं भाई? वे सारे टॉपिक्स आपके फिजिक्स के होंगे, और जितनी भी चीज़ें हम फिजिक्स की डिस्कस करेंगे ना, उससे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक आप नोट करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपके पेपर में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सीधा प्रश्न आ जाता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश के प्रकाश का परावर्तन किससे आप क्या समझते हो, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उसको भी बता दीजिएगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न इस टॉपिक से आपके बनते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि गोली दर्पण और गोली लेंस। एक मिनट, गोली दर्पण एवं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखो यहां से क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से बनता है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बनता है जरा मैं बताता हूं। देखो पेपर में आ जाएगा गोली दर्पण से आप क्या समझते हो, उसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। उसका भैया डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ गोली दर्पण की बहुत सारी डेफिनेशन बनती हैं। जब गोली दर्पण आप बनाना सीखोगे ना तो उसमें बहुत सी डेफिनेशन होती हैं, ठीक है।
प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बहुत सारी डेफिनेशन आपको पढ़ने को मिलेंगी जब आप गोली दर्पण को बनाना सीखेंगे। तो उसमें जितनी भी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी ना, वो सारी डेफिनेशन परिभाषाएं आपको याद करनी है। चलिए आगे बात करते हैं 39 नंबर टॉपिक की, कि अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो जो अवतल दर्पण होता है और जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, इनके द्वारा प्रतिबिंब, मतलब अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब इन दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है उसके कुछ कंडीशन होती हैं। तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जिस कंडीशन से प्रतिबिंब बनते हैं, वो जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस आपको याद रखनी है। कंडीशन मतलब क्या, वो स्थितियां आपको याद रखनी है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे हमारा टॉपिक है कि गोली दर्पण के लिए UV, UV और F, UV-F में एक संबंध होता है। क्या होता है? तो गोली दर्पण के लिए भाई UV-F में एक संबंध होता है और इस संबंध से संबंधित न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में बहुत आते हैं। क्या आते हैं भाई? न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, या फिर अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हो, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ से आती हैं। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लीजिएगा। 41 नंबर टॉपिक है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे अभी आपने प्रकाश का परावर्तन देखा, अब यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के जितने भी नियम होते हैं, 1 से 2 नियम होते हैं, वो 1 से 2 नियम आपको याद कर लेने हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका है ये पेपर के लिए, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, कि लेंस एवं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस एवं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस एवं लेंस से संबंधित, लेंस एवं गोलीय लेंस से, ठीक है, लेंस एवं गोलीय लेंस, गोली लेंस कर लेना है आप लोग, ठीक है। तो लेंस क्या होता है आपसे पेपर में आएगा, भैया लेंस क्या होता है बताइएगा, इसका मतलब परिभाषा बताइए। और फिर पेपर में आएगा कि गोली लेंस की डेफिनेशन, गोली लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं वो परिभाषाएं भी आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। आगे आप नोट करेंगे उत्तल लिख लीजिएगा, उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखो गोली और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनने की कंडीशन थी वो आपने तैयार की, वैसे ही आप यहाँ पर भी तैयार करोगे उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा, लेंस द्वारा। इस बार दर्पण नहीं है, इस बार समझने की कोशिश करना, इस बार आपका लेंस है, वहाँ पर दर्पण था, वहाँ पर दर्पण था, यहाँ लेंस है। तो इस बार आपको लेंस के लिए डेफिनेशन परिभाषा याद करनी है, सॉरी स्थितियाँ याद करनी है। 45 नंबर टॉपिक है रेखीय आवर्धन एवं लेंस की क्षमता। मतलब रेखीय आवर्धन क्या होता है और लेंस की क्षमता, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। अब देखो यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मानव नेत्र एवं मानव नेत्र से संबंधित उस जो भी चीज़ें हैं, मानव नेत्र जो हमारा चैप्टर है, मानव नेत्र एवं जैव विकास, ठीक है। तो मानव नेत्र से संबंधित हमारा पहला प्रश्न बनता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है। इसके बाद 47 नंबर टॉपिक है कि दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। दृष्टि दोष क्या होता है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, उसको बताइएगा। और इसमें देखिए दृष्टि दोष की जब मैं बात करता हूँ ना, तो इसमें 2 तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है भाई। अगर दृष्टि दोष से क्वेश्चन आएगा तो 2 तरीके से आएगा। कौन कौन से तरीके से आएगा? दृष्टि दोष से बनने वाला पहला प्रश्न होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष में क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। पहला प्रश्न बनेगा कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, चलिए बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका बनेगा भाई दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो। अब अभी मैंने आपसे कहा था कि भैया 2 प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपको याद 2 ही रखने हैं, पर उन 2 से मिला करके एक और बन जाता है, वो होता है जरा दृष्टि दोष। अब होता ये है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। पहला वाला निकट दृष्टि दोष, दूसरा वाला दूर दृष्टि दोष। जिसके आंखों में ये दोनों दोष होते हैं उसकी आंखों में भैया जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। तो 2 आपको याद रखने, तीसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा।
बाकी 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे देख सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। भैया लॉन्ग टॉपिक में आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। बाकी 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समायोजन। अब देखो यहाँ से आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आता है, प्रतिरोधों के समायोजन से न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। प्रतिरोधों के समायोजन में आपके पेपर में क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे पेपर में वो होंगे श्रेणी क्रम समायोजन से, फिर आपको देखने को मिलेंगे समांतर क्रम समायोजन से। श्रेणी क्रम समायोजन कैसा होता है भैया, तो श्रेणी क्रम में सारे जो आपके कई लोग प्रतिरोध होते हैं, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं भाई वो सब एक दूसरे से आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के दूसरे छोर से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये वाला छोर देखो इसके पहले वाले छोर से, इसका अंतिम छोर इसके पहले छोर से, तो ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। समांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर प्रतिरोध होते हैं, मतलब पहला ये हो गया, इसके नीचे दूसरा, फिर इसके नीचे तीसरा, इस तरीके से समांतर क्रम होता है और इस तरीके से श्रेणी क्रम होता है। तो बाकी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को अच्छे से जब पढ़ोगे डिटेल में तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। बस सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से आपको नोट करना है। 51 नंबर टॉपिक है आप सभी लोगों का कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के जो नियम है वो कौन कौन से हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात करने की चुंबकीय बल की जो दिशा होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने के दो नियम आपके पास होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, फिर से समझना, चुंबकीय बल रेखाएं दो तरीके से ज्ञात की जा सकती हैं। सबसे पहला जो नियम होता है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दूसरा होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, एक तो होता है पेंच का नियम, दूसरा होता है दाएं हाथ के, मतलब हमारे सीधे हाथ के अंगूठे का नियम, दायां मतलब राइट हैंड। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक हमारा इधर रह गया था, ठीक है, जैसे विद्युत मोटर हमारा है, ये भी काफ़ी लॉन्ग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत मोटर है ना, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बाकी इधर वापस आ जाते हैं। ये हमारे 5 टॉपिक रह जाते हैं, 5 नहीं 6 टॉपिक। ये सारे 6 टॉपिक जो है ना इनको आप जल्दी से कर लीजिए स्क्रीनशॉट। एक चीज़ याद रखना, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पेपर में आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जितने भी फैराडे के प्रयोग होते हैं सारे के सारे लॉन्ग में आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र लॉन्ग में आता है, डिस्ट धारा जनित्र लॉन्ग में आता है, डिस्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर पूछा जाता है, लॉन्ग में आता है। ओम का नियम और इसका सत्यापन लॉन्ग में आता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ये भी लॉन्ग में आता है। तो ये सारे के सारे लॉन्ग वेरी वेरी मोस्ट काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले आपके पेपर में आने वाले ये टॉपिक्स थे। तो यहाँ तक कि जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए वो सारे समाप्त हो जाते हैं। मतलब आपके पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इतने ही टॉपिक हैं, आपके पेपर में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन टॉपिक से बाहर। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ और टॉपिक्स अलग से मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये जो टॉपिक्स आपके न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने बनाए हैं इनको आप लोग अलग से फोकस करना, अच्छे से समझना। सबसे पहले टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के लिए ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम से आपके पेपर में क्या होता है भाई, ओम के नियम से आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल, विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल्स पेपर में आता है। तीसरा है श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम समायोजन से संबंधित आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आता है। चौथा है विद्युत ऊर्जा से संबंधित आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आता है। और पांचवा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आता है। तो ये हो गए आपके 5 स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। तो आगे के ये 5 टॉपिक और हैं जहाँ से आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आता है। विद्युत शक्ति से संबंधित न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछा जाता है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछा जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, एक समान स्थित, ये आपका क्या है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये। इस पर कोई एक हम लोग धारावाही चालक बीच में रख देते हैं। अब इस पर जो बल कार्य करेगा यफ, इस यफ का मान आपको बताना होता है, तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आता है। दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स आता है और लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स आता है। तो इतने तरीके से आपके पेपर में टोटल 5 तरीके ये हो गए, और 5 तरीके से पहले मैंने बताए वो 5 तरीके से, तो मतलब
टोटल 10 टाइप से आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। क्या आता भाई? न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने टोटल आपके लिए 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। अगर आपने इनको सिर्फ फोकस किया, इनको बेहतर तरीके से नोट करके इनको तैयार किया ना, तो विद इन 1 मंथ के अंदर आपके साइंस में 100 में 95 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हो। मतलब अगर आपने केवल इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस आपके इजीली हो पाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना। इसी टाइप के और भी कंटेंट अगर आपको चाहिए हैं तो भाई सिंपल से कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।